गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 22 अगस्त के उत्तराखंड राज्य के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज के होने वाले हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में हम बात करेंगे। जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है दोस्तों, उत्तराखंड में 3 पुरस्कार जो हैं मिले हुए हैं और उत्तराखंड के अंदर क्या चल रहा है वो देखेंगे। उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है दोस्तों, इस पर भी बात करेंगे। हम एक पूरी चर्चा करेंगे उत्तराखंड की इको टूरिज्म पॉलिसी पर। इको टूरिज्म पॉलिसी 2020 के ऊपर हम पूरी की पूरी चर्चा आज पे करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के 2 शिक्षक होंगे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। चलिए, तो देहरादून के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जोगला कालसी की वाइस प्रिंसिपल सुधा पेन्यूली। तो सुधा पेन्यूली ये पहली शिक्षक। और कपकोट बागेश्वर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुड़कुनी के प्रधानाध्यापक डॉक्टर केवलानंद कांडपाल। डॉक्टर केवलानंद कांडपाल 2। ध्यान से सुनिएगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जोगला कालसी की वाइस प्रिंसिपल सुधा पेन्यूली और कपकोट बागेश्वर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुड़कुनी के प्रधानाध्यापक डॉक्टर केवलानंद कांडपाल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो सुधा पेन्यूली और केवलानंद कांडपाल, इन दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित शिक्षकों की सूची जारी कर दी है दोस्तों। एक चीज़ आपको बता दूं, 2020 का जो ये शिक्षक का सम्मान था राष्ट्रीय स्तर का, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने थे और ऑनलाइन ही इसका आवेदन स्वीकृत किए गए थे। चलिए, उत्तराखंड के और गढ़वाल के उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल और कुमाऊं से एक एक शिक्षक इसमें शामिल हैं। और पूरे भारत से अगर हम बात करें दोस्तों, तो 47 शिक्षकों की सूची जारी की गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय वही मंत्रालय है दोस्तों जो कुछ समय पहले तक हम कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको कहा जाता था, वही मंत्रालय है। चलिए, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई? 1958-59 से हो गई थी दोस्तों। 1958 से हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार दे रहे हैं शिक्षकों को। किस लिए दे रहे हैं? ताकि उनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़े और प्राथमिक, मध्यम और माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे जो मेधावी शिक्षक हैं उनको एक सार्वजनिक मान्यता मिले दोस्तों। और हर साल क्या किया जाता है इसमें, 5 सितंबर को ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा शिक्षकों को दिया जाता है। याद रखना है, 5 सितंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस, इसीलिए ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है? हम 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? 10 सितंबर, 15 सितंबर को क्यों नहीं मनाते? 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? चलिए, उत्तराखंड में ट्यूडी से मलेथा तक 250 करोड़ की लागत से क्या बनने वाली है? एक डबल लेन सड़क बनने वाली है दोस्तों, जिसके अंदर मसूरी में सुरंग बनने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं कि राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और ऑल वेदर रोड का विकल्प तैयार करने के लिए दोस्तों क्या चल रहा है। देहरादून के ट्यूडी से टिहरी के मलेथा तक ये जो सड़क है दोस्तों, ये बनेगी 311 किलोमीटर की डबल लेन सड़क है दोस्तों। ये कहाँ से? देहरादून के ट्यूडी से, देहरादून का ट्यूडी और उसके साथ में टिहरी के मलेथा। तो ट्यूडी से मलेथा तक ये रोड बनेगी दोस्तों, 311 किलोमीटर की रूट होगी और 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। ये क्या है? ऑल वेदर रोडों के बंद होने की वजह से, जो ऑल वेदर रोड है उनके बंद होने की वजह से क्या है, खासी परेशानियां जो है वो लोगों को हो रही हैं। तो ये उस सरकार की ऑल वेदर रोड जो है उसका एक विकल्प होगा दोस्तों, कि अगर ऑल वेदर रोड बंद होती है तो ये दूसरी रोड जो है इससे भी काम चल सकता है दोस्तों। तो इसका सर्वे किसने कराया है? हाल ही में लोक निर्माण विभाग ने कराया है और अब इसका DPR की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। तो इसका जो रूट है वो है त्यूड़ी से चक्राता, चक्राता से मसूरी, मसूरी से चंबा, चंबा से टिहरी बांध होते हुए गडोलिया और गडोलिया से पौखाल होते हुए श्रीनगर के पास मलेथाया पहुंचेगी। ये इसका पूरा रूट है दोस्तों, ज़्यादा महत्वपूर्ण रूट नहीं है आपके लिए। परियोजना के तहत मसूरी में 5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर भी जाम से मुक्ति दिलाई जाएगी और बाकी जहाँ भी संभावनाएं होंगी वहाँ क्या किया जाएगा, टनल और पुल बनाए जाएंगे और सड़क को चौड़ा करने के साथ ही दूरी भी क्या की जाएगी, कम की जाएगी। और परियोजना का जो काम होगा वो होगा राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत, राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। चलिए, अभी हमने मलेथा गांव पढ़ा,
तो मलेथा एरिया पड़ा मलेथा का। तो मलेथा के एरिया से संबंधित क्या है कि गढ़वाल के एक महान योद्धा, सेनापति और कुशल इंजीनियर थे माधव सिंह भंडारी। माधव सिंह भंडारी, अगर आपने सुना हो दशरथ मांझी की कहानी, जिन्होंने रास्ता काटा था पहाड़ से, उसी तरह से कुछ माधव सिंह भंडारी ने भी क्या किया था, मलेथा गांव में चंद्रभागा नदी को लाने के लिए क्या किया था, चंद्रभागा नदी याद रखना है आपने, चंद्रभागा नदी को लाने के लिए पहाड़ काटकर एक सुरंग बनाई थी दोस्तों। ब्रिटिश कालीन सुरंग थी वो, और उस पहाड़ को काट करके पानी जो है, नदी का पानी, वो गांव की तरफ मोड़ा गया था, क्योंकि इनके गांव में जो है खेती नहीं होती थी। तो 1595 के आसपास इनका जन्म कहाँ हुआ था, टिहरी जनपद के मलेथा गांव में हुआ था। महान योद्धा है गढ़वाल के, सेनापति और कुशल इंजीनियर इनको कहा जाए तो माधव सिंह भंडारी जो है दोस्तों। तो चंद्रभागा नदी वो ये गांव में लेकर आए थे दोस्तों, और उसके बाद ही इस गांव में जो है खेती शुरू होती है दोस्तों। तो काफ़ी इनको याद रखा जाता है और गढ़वाल की कथाओं में भी इनका वर्णन किया जाता है। और रामनगर के अंतिम स्वतंत्रता सेनानी जो है दोस्तों मोती सिंह नेगी जी का शुक्रवार को शाम घर पर निधन हो गया है दोस्तों। तो ये अंतिम स्वतंत्रता सेनानी बचे हुए थे मोती सिंह नेगी। भारत छोड़ो आंदोलन 1982 में इन्होंने भाग लिया था, और यह झांसी तक गए थे दोस्तों, और उसके बाद इन्हें जेल भी जो है दोस्तों वो हुई थी, और इंदिरा गांधी जी की तरफ से इनको ताम्रपत्र भी प्रदान किया गया है। तो आज सुबह 10 बजे इनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा दोस्तों। बहुत सभी ने इनमें शोक जताया है दोस्तों। ये अंतिम स्वतंत्रता सेनानी थे मोती सिंह नेगी रामनगर से। चलिए, कोरोना काल में मित्र पुलिस की कार्यशैली और जज्बे को हर जगह सराहना मिल रही है दोस्तों। तो 15 अगस्त को इस बार गृह मंत्री पदक की घोषणा की गई, और गृह मंत्री पदक की घोषणा में दोस्तों अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु, ध्यान से सुनिएगा, अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु, मतलब आप कह सकते हैं किसी केस की जांच में बहुत अच्छा काम करने के लिए, सामान्य भाषा में कहें तो किसी एक केस में बहुत अच्छा जांच का काम करने के लिए दोस्तों क्या हुआ है, उत्तराखंड पुलिस के एसआई कमलेश कुमार भट्ट, उत्तराखंड पुलिस के एसआई कमलेश कुमार भट्ट, जनपद उधम सिंह नगर, एसआई कमलेश कुमार भट्ट, जनपद उधम सिंह नगर को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। तो गृह मंत्री पदक से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। बात की जाए इनके केस की, तो 2016 में बाजपुर में ड्यूटी में गांव की एक महिला की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। तो सबसे पहले तो कमलेश भट्ट जी के मुताबिक क्या हुआ, सबसे पहले नाखूनों के सैंपल लिए गए महिला के, उसके बाद उसके आधार पर ही आरोपी तक पहुंचा गया नाखूनों के सैंपल से। फिर आरोपी की जैकेट से जो खून के धब्बे मिले उनकी जांच कराई, वो महिला के खून से मैच हुई, और इस तरीके से चाकू भी बाद में बरामद कर ली गई थी। तो एक ब्लाइंड केस का इन्होंने सबूतों के साथ खुलासा किया, और एक अच्छी विवेचना के आधार पर न्यायालय ने क्या किया, अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो इसी केस के लिए दोस्तों, इसी केस के लिए कमलेश भट्ट को क्या मिला है दोस्तों, गृह मंत्री का पदक दिया गया है अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु। चलिए, बात की जाए स्वच्छता सर्वेक्षण की दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाए इनसे। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड को मिले इस बार 3 पुरस्कार दोस्तों, और काफी अच्छा जो है इस बार उत्तराखंड का फीडबैक रहा है, उत्तराखंड का रिस्पॉन्स रहा है दोस्तों। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की बात की जाए, तो सभी नगर निगमों ने अपनी रैंकिंग सुधारी, आगे हम देखेंगे भी। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, 1 लाख से कम आबादी, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के बीच सिटीजन फीडबैक के मामले में नंदप्रयाग नगर पंचायत पहला, और अल्मोड़ा कैंट को देश भर में तीसरा। देश भर में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के बीच सिटीजन फीडबैक के मामले में नंदप्रयाग नगर पंचायत नंबर 1, और अल्मोड़ा जो कैंट है वो 3rd नंबर पे है। और उसके साथ ही 100 से कम शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में भी उत्तराखंड को देश भर में बेस्ट परफॉर्मिंग तीसरा स्थान मिला है, जिसमें बहुत अच्छा काम उत्तराखंड ने किया है। तो देखिए, 100 से कम शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में, 100 से कम शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है नंबर 3 पर दोस्तों। चलिए, बात की जाए इसकी, तो राजधानी देहरादून सहित उत्तराखंड के सभी नगर निगमों ने अपनी रैंकिंग सुधारी है दोस्तों। इस तरीके से उत्तराखंड को कुल 3 पुरस्कार मिले हैं। पहला, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक नंबर 1, और नंबर 3 पे रहे हैं उत्तराखंड के नंदप्रयाग और अल्मोड़ा कैंट। और उत्तराखंड खुद अपने आप में नंबर 3 पर रहा है ओवरऑल में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए 100 से कम शहरों वाले राज्यों में। तो उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला। पिछले साल इस श्रेणी में उत्तराखंड 19वें स्थान पर रहा था।
तो 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में इस बार उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा है दोस्तों। चलिए, नगर निगमों की स्थिति की बात की जाए तो लगभग सभी ने अपनी स्थिति सुधारी है। देहरादून सबसे नंबर 1 पर रहा है। देहरादून दोस्तों उत्तराखंड के अंदर देहरादून ने अपनी रैंकिंग 384 से 124 करी है। रुड़की ने 281 से 131, काशीपुर 139, हल्द्वानी 229, हरिद्वार 244 और रुद्रपुर 316 पे इस बार रहे हैं दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण में। छोटे निकायों की बात की जाए तो रामनगर ने देश भर में 18वां, जसपुर ने 56, पिथौरागढ़ ने 58वां स्थान हासिल किया है। 25,000 से 50,000 के बीच की आबादी वाले शहरों में नैनीताल ने भी 68वां और सितारगंज ने 106वां स्थान हासिल किया है दोस्तों। कहाँ? पूरे इंडिया के अंदर। चलिए, इससे भी कम आबादी की बात की जाए तो सबसे कम आबादी वाला जो क्षेत्र है उसमें मुनी की रेती 12वें स्थान पर रहा है। उखीमठ 41 और भीमताल ने 50वां स्थान हासिल किया है। गंगा टाउन श्रेणी की बात की जाए दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसे शहरों की सफाई में बात की जाए तो गौचर ने तीसरा, जोशीमठ ने चौथा, रुद्रप्रयाग ने 5वां, श्रीनगर ने 6ठा और गोपेश्वर ने 8वां स्थान जो है उत्तराखंड की तरफ से हासिल किया है दोस्तों। अगर ओवरऑल बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है दोस्तों वो चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। तो 2017, 2018, 2019 और 2020 इन 4 सालों में सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है दोस्तों? मध्य प्रदेश का इंदौर। 2016 में जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें कौन था दोस्तों? उसमें इंदौर नहीं था, उसमें था आपका मैसूर जो था वो सबसे स्वच्छ शहर था दोस्तों। और ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना थी स्वच्छ भारत अभियान, उसी के अंतर्गत ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो है, स्वच्छता सर्वेक्षण, ये प्रतिवर्ष 2016 के बाद से दिया जा रहा है। चलिए, अब बात की जाए इंडिया की हिल स्टेट जो हमारी इको टूरिज्म की पॉलिसी आई है उसके ऊपर बात करें तो ये कहती है रिपोर्ट कि उत्तराखंड का जो 65% भूभाग है वो क्या है? वनों से घिरा हुआ है, वनों से आच्छादित है। तो ये एक इको टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। इको टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह है। पर्यावरण की जगह कोई घूमना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। तो इस रिपोर्ट पर जो है दोस्तों काफ़ी कुछ प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि इससे भले ही लाइवलीहुड तो बढ़ेगा लोगों का, जो गाँव के एरिया हैं उनमें थोड़ा सा विकास होगा, लेकिन इससे ये हो जाएगा कि जो वाइल्ड लाइफ है दोस्तों वो क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। मानवीय उपस्थिति के कारण जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवरों की ज़िंदगी है, उसमें क्या होगा दोस्तों? हस्तक्षेप होगा। अगर हम इस इको टूरिज्म पॉलिसी को लागू करते हैं, इस इको टूरिज्म पॉलिसी को लगाते हैं, तो ये क्या करने वाली इको टूरिज्म पॉलिसी आप समझ रहे होंगी। जो उत्तराखंड का इको टूरिज्म क्षेत्र है, जंगल हैं, जानवर, पौधे, पेड़, इनको घुमाने का जो प्रोग्राम है लोकल के तौर पर वो किया जाएगा। अच्छा, तो ड्राफ्ट है वो 15 जुलाई 2020 का है दोस्तों, मोंगवे इंडिया का। इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो क्षेत्रीय कम्युनिटी हैं, उनके अंदर नेचुरल इकोसिस्टम जो है, नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जो उनका क्षेत्रीय जो जगहें हैं जहाँ जंगल हैं या ऐसी कोई जगह है, वहाँ वो इको टूरिज़्म को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। और इको टूरिज़्म को डेवलप करने के बाद वो अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा सकते हैं, रहने का तरीका अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। और इस पॉलिसी के बाद क्या होगा? जो माइग्रेशन है, चाहे वो कोरोना के बाद हो या फिर अपना जो उत्तराखंड में अधिकतर देखा जाता है पलायन, इस समस्या से भी निजात मिल सकती है। ये अपने तरीके की इको टूरिज्म पहली पॉलिसी है दोस्तों उत्तराखंड की, इसीलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली इको टूरिज्म पॉलिसी है उत्तराखंड की, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, फॉरेस्ट की बात की जाए तो उत्तराखंड का 65% है, जिसमें से 12% क्या है दोस्तों? प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब है आपका क्या? आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें 6 राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क हैं और 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं दोस्तों। 6 नेशनल पार्क और 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं दोस्तों। तो कुल 12% भाग तो क्या है आपका? सिक्योर भाग है, प्रोटेक्टेड एरिया है। तो अगर बात की जाए दोस्तों तो 161 स्पीसीज जो है दोस्तों फ्लोरा की, यानी कि पेड़ पौधे वनस्पतियों की, लगभग 161 स्पीसीज उत्तराखंड के अंदर मिली हैं, जो कि क्या है? रेयर है या फिर थ्रेटन है, या तो खतरे में है या फिर दुर्लभ है। किसके अकॉर्डिंग? IUCN के अकॉर्डिंग दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग। और उसके साथ ही 223 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स भी हैं और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय की 150 से ज़्यादा यहाँ उत्तराखंड में ही मिली है। तो जो 223 स्पीसीज हैं ऑर्किड की नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के अंदर, उसमें से 150 तो कहाँ है? केवल उत्तराखंड में है। बात की जाए फौनास की, यानी कि जानवरों की, जीव जंतुओं की, तो जंतुओं के लिए भी उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
लगभग 102 स्पीसीज ऑफ मैमल्स जो है दोस्तों, 623 स्पीसीज बर्ड्स की, 124 प्रकार की मछलियाँ, 69 प्रकार के रेप्टाइल्स जो है रेंगने वाले, और 19 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस जो है दोस्तों वो उत्तराखंड के अंदर हैं। थ्रीटेंड भी हैं, इसमें से कुछ संकटग्रस्त भी हैं, जैसे स्नो लेपर्ड है, मतलब कि हिम तेंदुआ है, मस्क डियर है, मस्क डियर आप जानते ही हैं, टाइगर है, एशियन एलिफेंट है, भराल है, हिमालयन मोनाल है, किंग कोबरा, ये सभी क्या है उत्तराखंड के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। तो इस इको टूरिज्म पॉलिसी से क्या होता है, क्या इसके परिणाम होंगे, इसके ऊपर एक आर्टिकल जो है उसी की ये रिपोर्ट है दोस्तों। अच्छा, तो इसके अंदर टूरिज्म के बारे में भी बात की गई है कि उत्तराखंड की इकोनॉमी का लगभग 50% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है दोस्तों, टूरिज्म के अंदर से आता है। बात की जाए 2016 की, तो लगभग 31.78 मिलियन पीपल्स ने उत्तराखंड को देखा था। लगभग 31.78 मिलियन लोग उत्तराखंड आए थे, जो कि उत्तराखंड की स्टेट पॉपुलेशन का 3 गुना है दोस्तों। तो बात की जाए आने वाले ईयर में, तो 2028 तक ये नंबर जो है ये बढ़कर 70 मिलियन हो जाएगा, ये कहा गया है दोस्तों, 70 मिलियन हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी पॉलिसी है दोस्तों। बात की जाए गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा की, जिनका जन्म हुआ था सितंबर 9, 1945 को जौली गांव अल्मोड़ा के अंदर दोस्तों। तो उनका आज ही के दिन वर्ष 2010 में निधन हो गया था दोस्तों, अल्सर फटने के कारण। एक काफ़ी जाने माने कवि लेखक हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भी थे, उत्तराखंड के राज्य आंदोलन में थे दोस्तों। तो अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम हो पानी के व्यापारी, ये उस समय की है जब नदियों के लिए आंदोलन चल रहा था, नदी बचाओ पद यात्राएं चल रही थी, उस समय की लिखी हुई है गिरीश चंद्र तिवारी जी की कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों। तो आज उनका स्मृति दिवस हम कह सकते हैं दोस्तों। 22 अगस्त 2010 को अल्सर फटने से इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। तो काफ़ी बेहतरीन इन्होंने लाइनें लिखी थी, चाहे बात की जाए उत्तराखंड राज्य आंदोलन की, नदी आंदोलन की, ऐसे सभी आंदोलनों में ये एक विशिष्ट रूप से देखे जाते रहे थे दोस्तों। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों, शेयर जरूर करें, और नए हैं चैनल पर तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप डिस्क्रिप्शन खोल करके ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी वहाँ से देख सकते हैं, और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर ये चैनल पे आप नए हैं तो अभी उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और साथ में सामने बने बेल आइकन को प्रेस करें, और उसके बाद आप ऑन करेंगे ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर देंगे आज के प्रश्न का दोस्तों। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।